नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से ई जैनित के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मेरा नाम अनिकेत जैन है। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम केमिस्ट्री एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आज डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो का उद्देश्य जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो उद्देश्य है वो केवल और केवल ये है कि आप लोगों को एक क्राइटेरिया पता चल जाए कि किस तरह का क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है और किस लेवल से हमें गुजरना है। ये आप लोगों को एक क्राइटेरिया, एक आइडिया सेट हो जाएगा माइंड में इस वीडियो से। तो बात कर रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और शुरुआत करता हूं मैं फर्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2020, 2016 और 2014, पिछली जो 3 आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हुई है उनमें से लिए गए क्वेश्चंस हैं। तो अभी जो क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं ये 2016 वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, फिर 2014 वाले होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, 2020 वाले के लिए एक वीडियो मैंने अलग से बना दिया है, तो उसमें 2020 वाले क्वेश्चंस, बेहतरीन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो थे वो मैंने वहां ले लिए। एक ये वीडियो आपके सामने और चल रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले, बिना टाइम वेस्ट किए। निम्नलिखित में से किस समावयवी को एकल आबंध के घूर्णन से एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है? हिंदी मीडियम वाले हिंदी वाले क्वेश्चन को देखेंगे और जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इंग्लिश में इस चीज को देखेंगे। मैं पढ़ता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर इज और आर इंटर कन्वर्टेड बाय द रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड। तो भैया ये आप जानते हो, ये स्टीरियो केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया है, आइसोमेरिज्म चैप्टर से बिलोंग करता है। ए ऑप्शन है कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। कॉन्फिगरेशंस जो है, डिफरेंट कॉन्फिगरेशन जो है वो कभी भी सिंगल बॉन्ड पे रोटेशन से नहीं बनते हैं, वहां पर बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है। तो कॉन्फिगरेशनल गलत हो गया आंसर, कॉन्फिगरेशनल इज नॉट द आंसर। हाँ जी, देखिए एक बार इसमें मैं एक बार जो है इसके जो है पैटर्न को सेट करता हूं, ये नहीं होगा। ज्यामिति विन्यासी का ही एक रूप है, ज्योमेट्रिकल कॉन्फिगरेशनल का ही एक फॉर्म होती है, एक टाइप होता है। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल 2 टाइप होते हैं कॉन्फिगरेशनल में। हाँ, ये भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रेस्ट्रिक्ट रोटेशन पे बनते हैं, तो ये तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। सवाल क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर आर इंटर कन्वर्टेड बाय रोटेशन अबाउट द सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पर एक्लिप्स्ड, गाउच, हाँ, स्टैगर्ड, ग्रसित, सांतरित जिसे कहते हो, वो कन्फर्मेशनल का टाइप होता है, यानी कन्फर्मर्स उन्हें कहा जाता है, दे आर कॉल्ड कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। और चौथा ऑप्शन बोथ ज्योमेट्रिकल और कन्फर्मेशनल, ये कट गया। तो कई बार देखो हम क्या करते हैं, जब भी हमें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पर एमसीक्यू बेस्ड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड पेपर बन रहा है, नेगेटिव मार्किंग है, तो हमें एक्यूरेसी मेंटेन करनी होती है। तो आप थोड़ा बहुत कई बार उसमें चारों ऑप्शन को हल्का फुल्का देख लिया करो कि ये नहीं है और ये हुआ है। एक ऑप्शन तो आप देख ही रहे हो जो टिक कर रहे हो, पर उसके अलावा बाकी के रिमेनिंग जो 3 हैं उनको भी एक बार फटाफट से देख लेना चाहिए, ताकि ये लग जाए कि हाँ ये नहीं होगा और यही एक्यूरेसी, तो प्रॉपर एक्यूरेसी वहां पर मेंटेन हो जाती है। तो स्टूडेंट, ये पहला जो क्वेश्चन है वो आपने देख लिया, बहुत ही आसान लेवल का क्वेश्चन था। हाँ, क्योंकि ऑप्शन ही इस तरह के बनाए हुए हैं। और आप ये भी देखो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेशन से कन्फर्मर्स बनते हैं, इसके अलावा साइक्लिक सिस्टम साइक्लोहेक्सेन के अंदर फ्लिपिंग से भी कन्फर्मर्स बनते हैं, और ये दोनों ही सिलेबस में मेंशन किए हुए हैं। कन्फर्मर्स में नॉर्मल ब्यूटेन के और साइक्लोहेक्सेन के अंदर चेयर, हाफ चेयर बोट, ट्विस्ट बोट कन्फर्मर्स बताए हुए हैं। तो ये बात हो चुकी है आप लोगों की फर्स्ट क्वेश्चन की, और अब आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एक रिएक्शन है, 2016 आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, रिएक्शन है। ये देख लीजिए, एक आपके सामने साइक्लिक कीटोन दिया हुआ है, वो भी एसिमेट्रिक साइक्लिक कीटोन है, एक तरफ मिथाइल है, दूसरी तरफ कुछ नहीं है। रिएक्शन को, जब भी रिएक्शन का सवाल आपके सामने आएगा, आप रिएजेंट को ऑब्जर्व करेंगे और केस को पहले स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में मैक्सिमम नेम्ड रिएक्शन के क्वेश्चंस आते हैं और नेम्ड रिएक्शन सिलेबस में भी है। फॉर्मेल्डिहाइड, और ये जो बनाया हुआ है, अगर आप इसे ओपन करें, पहले इसको ओपन करना पड़ेगा, ओपन करके इसे ऑब्जर्व करेंगे। देखना, एक बार इसे ओपन करते हैं, NH2 पॉजिटिव, CH3 होल ट्वाइस, ऐसे लिख दूं, और Cl माइनस, ये सॉल्ट है। अगर आप इसे ढंग से देखें तो ये एग्जैक्टली HCl प्लस 2 डिग्री एमाइन। हाँ स्टूडेंट, HCl प्लस 2 डिग्री एमाइंस का सॉल्ट बनाया हुआ है। दैट मीन्स
फॉर्मेल्डिहाइड के साथ 2 डिग्री एमीन डाला हुआ है, एसिडिक मीडियम इसकी कंडीशन है, एक्टिव हाइड्रोजन रखने वाला कंपाउंड डाला हुआ है। केस देखते ही स्ट्राइक कर जाना चाहिए था कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैनिक रिएक्शन का केस था। और मैनिक रिएक्शन के अंदर फॉर्मेल्डिहाइड और 2 डिग्री एमाइंस एसिडिक मीडियम में आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन होने के बाद इमीनियम आयन, स्टूडेंट्स, इमीनियम आयन बन के आता है इंटरमीडिएट। और ये इमीनियम आयन एक अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल कीटोन पर, अब कीटोन न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है, कीटोन की इनोलिक फॉर्म न्यूक्लियोफाइल होगी। कीटोन तो एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, कीटोन की इनोलिक फॉर्म न्यूक्लियोफिलिक होती है। इस न्यूक्लियोफाइल से ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है। तो देखो सुनो क्या पूछा है, ये रिएक्शन में प्रोडक्ट पूछा गया है। पहली बात तो इस रिएक्शन में क्या पूछा गया है, प्रोडक्ट पूछा गया है। एक बार मैनिक का केस क्या आया, रिएक्शन लिख के दे दी, प्रोडक्ट बना के दे दिया, रिएक्शन को पहचानिए, आइडेंटिफाई कीजिए। तो ऐसे भी सवाल आ गया, सेम यही केस। अब सुनो, इसमें देखो ऑप्शन हमारी हेल्प करेगा। अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल ये होता है तो CHO तो कहीं से भी नहीं आएगा, दूर दूर से, है ना, ये ध्यान रखना। ए कट गया है। बी NMe2, नो 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 नो, ये CH2 NMe2 जोड़ना है, बी कट गया है। सी CH2 NHMe, NHMe जो है वो नहीं जुड़ेगा, NMe2 जुड़ेगा, ये ध्यान रखना इनकी रिएक्शन होकर के, तो सी भी कट गया है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब एक काम करता हूं, इसे बोर्ड पे एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों को। देखो इसे बोर्ड पे एक्सप्लेन कर देता हूं, इस रिएक्शन को देखो आपको प्रॉपर तरीके से। क्या करते हैं देखना एक बार सभी। ये ले लिया मैंने वो सबस्ट्रेट, और ये मैंने, देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, मीडियम एसिडिक चल रहा है, और एसिडिक मीडियम में वैसे तो देखो 2 तरह की प्रोटोन है ना। और कंसेप्ट मैनिक का पता है क्या कहता है, कंसेप्ट ये कहता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन वाली साइड से इनॉल बनेगा यहां से। तो एग्जैक्टली प्रोडक्ट तो इस रिएक्शन का ये आना चाहिए था, ये वाला। देखो यहां से ये अटैक होके क्या बनना चाहिए था इस रिएक्शन का प्रोडक्ट। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट जो था वो बनना चाहिए था मिथाइल CH2 NMe2। पर ऐसा प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट है, वो तो माइनर है जो इस साइड से इनॉल फॉर्म बन के आएगा। इस वाली साइड से इनॉल फॉर्म जो बन के आएगा वो तो माइनर प्रोडक्ट है। और केमिस्ट्री देखनी है कि ये CH2 NMe2 कैसे बना, तो उसके लिए आप थोड़ा मैनिक की डिटेल में जा सकते हो। ये देखो RPSC ने क्या प्रोडक्ट बना के दिया, माइनर वाला दे दिया, कोई बात नहीं। अब वो जिस हिसाब से चल रहा है हम उसी हिसाब से बात कर लेंगे। ये प्रोडक्ट, अब देखो इसको ऑब्जर्व करो और इसको ऑब्जर्व करो, दोनों में फर्क क्या है, ये एसिमेट्रिक कीटोन है, और एसिमेट्रिक कीटोन में मोर स्टेबल इनॉल, मोर स्टेबल, और वो एल्कीन की स्टेबिलिटी से पता चलता है, ये लेस स्टेबल है। तो ये मेजर पाथ होता है, लेकिन उसने ये बना के दे दिया, तो उसने ये बना के दिया, तो हम इस हिसाब से चल लेंगे। देखो क्या था ऑप्शन में, एक बार चेक करते हैं, चलते हैं वापस पीछे स्लाइड पर। ये देखो ये रहा, ये देखो यही तो थी केमिस्ट्री, और मैंने देख लो यही टिक किया है NMe2 नॉट NHMe। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि 2 डिग्री एमीन का एक प्रोटॉन जो है वो निकलेगा जब ये इस पर अटैक करेगा, H2O की फॉर्म में निकल जाएगा, और ये CH2 और ये कंबाइन होंगे और ये इमीनियम आयन बनेगा। तो स्टूडेंट वैसे तो ये प्रोडक्ट भी माइनर है, लेकिन इनकी तो बनने की कोई टेंडेंसी है ही नहीं। बात समझ आ गई। फॉर्माइलेशन हो नहीं सकता, ये डायरेक्ट अटैच ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये बनता है मैनिक में। केस स्ट्राइक होना चाहिए एक बार मैनिक का, बस उसके बाद दिक्कत नहीं होती है। क्लियर है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं इसके बाद में तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ये भी एक बहुत बेहतरीन केस आया है, देख लो, आप खुद सोच के देखो RPSC फर्स्ट ग्रेड का लेवल कई बार कहां तक ले जाता है वो। ये केस जो है इसके अंदर अल्फा ब्रोमो एस्टर दिया हुआ है,
और उसके साथ जिंक डाला हुआ है। ये एक नेम्ड रिएक्शन का केस है। अल्फा ब्रोमो एस्टर जिंक के साथ जब भी कार्बोनाइल कंपाउंड पे डाले जाते हैं तो ये केस स्ट्राइक करना चाहिए। दैट इज द केस ऑफ रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन। स्टूडेंट्स, कौन सी रिएक्शन का केस बनता है ये? रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन का, रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन का केस बनता है। और रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन में जिंक पहले ऑक्सीडेटिव इंसर्शन करता है और इस पर अटैक करवाता है। इस पूरे केस को खींचने के लिए मुझे वापस बोर्ड पे ही आना पड़ेगा। वैसे यहां मेरे पास स्पेस है, एक बार मैं ट्राई कर लेता हूं। देखिए यहां पर अगर आपको देख प्रॉपर ये आ जाए तो क्या होगा, देखना एक बार स्टूडेंट्स। CH2COOMe Br, जिंक H3O+, एसिडिक मीडियम, तो H3O+ की तो कोई जरूरत नहीं है, केवल जिंक यहां ऑक्सीडेटिव इंसर्शन करता है CBr बॉन्ड में, ये ZnBr हो गया COOMe। अब ये बन चुका है एक न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये मेटल है, ऑर्गेनोमेटेलिक बन चुका है। तो ये पोर्शन जो है वो मैंने डायरेक्ट बता दिया है। वैसे मैं चाहता तो डिटेल में इसकी पूरी मैकेनिज्म कह सकता हूं बाकायदा, बट शॉर्ट में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है दैट विल अटैक्स ऑन दिस कार्बोनाइल कार्बन। तो इसका अटैक जब हम इस पर करवाएंगे तो स्टूडेंट्स अटैक होने के जस्ट बाद जो बनेगा वो बनेगा हाइड्रोक्सी एस्टर CH2COMe। देखना एक बार सभी, क्या बना? बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बना। ये अल्फा और ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बन के आया इस केस के अंदर। आ रहा है कुछ समझ में आप लोगों को? और बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर ये ए प्रोडक्ट बना है। अब इसके बाद जो कंडीशन डाली हुई है H2SO4, तो ये रीफॉर्मेट्स की को आगे बढ़ा दिया। H2SO4 यानी एसिडिक मीडियम के अंदर यहां से डिहाइड्रेशन होता है, H2O एलिमिनेट होता है। क्या बनता है देखना स्टूडेंट, ये एरोमेटिक रिंग है इस तरफ, ये बनता है CH2COOMe, ये बन गया। और इसके बाद डाला हुआ है, ये पूरी रिएक्शन है कंप्लीट, पूरी एक कंप्लीट रिएक्शन जो उठा के डाल दी सीधे की सीधे, और बहुत बढ़िया लेवल की रिएक्शन है ये, पर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में से पूछ डाला। अब क्या डाला? सेलेनियम हीट और हाइड्रोलाइसिस। तो सेलेनियम जो है इट इज द डीहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट, ये H2 निकालता है एरोमेटिसिटी जनरेट करता हुआ। तो जरा एक बार फोकस करो, यहां से H2 सेलेनियम निकालेगा और यहां से ये टॉटोमेरिज्म, जस्ट लाइक टॉटोमेरिज्म टाइप, क्या होगा? एरोमेटिसिटी आ जाएगी। और हाइड्रोलाइसिस जो नेक्स्ट स्टेप में डाला हुआ है वो एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करवाओगे आप, और फाइनली वहां पर क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट इस केस का जो बन के आता है वो होता है 2-नेप्थिल एथेनोइक एसिड, ये, और ये ऑप्शन नंबर बी है। तो देखो नेप्थेलिन बनने की टेंडेंसी तो इसमें वैसे भी नहीं थी, इस प्रोडक्ट में और इसमें जरूर कैंडिडेट थोड़े बहुत कंफ्यूज हुए कि क्या ये बनेगा, लेकिन देखो सेलेनियम देख करके ये स्ट्राइक करना चाहिए था कि एरोमेटिसिटी आएगी। और हाइड्रोलाइसिस से केवल आप एस्टर को एसिड में कन्वर्ट करते हो, नेप्थेलिन नहीं बनेगा, अल्फा नेप्थोल भी नहीं बनेगा, और ये भी कट गया। तो आंसर क्या आया इसका? बी आंसर निकल के आया। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, रीफॉर्मेट्स की का केस है, ये आपको एक्सप्लेन कर दिया। इससे जस्ट पहले मैनिक का जो केस था उसका आंसर मैं आपको बता रहा था, उसका आंसर था डी आंसर, फोर्थ ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन में है ना, वो मैं बताना भूल गया था, डी आंसर रहेगा। और थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो आया वो आएगा बी आंसर, सेकंड ऑप्शन। ओके, नाउ इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा उत्पाद फरफ्यूरेल की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में संघनन से, ये संघनन यानी कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है। और कंडेंसेशन में आप ऑब्जर्व कीजिए कि कंडेंसेशन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एसिटिक एनहाइड्राइड
सोडियम एसीटेट। इसे देख के ही केस स्ट्राइक कर जाता है कि ये पर्किन कंडेंसेशन का केस है, पर्किन रिएक्शन का केस है ये। अब इसके बाद आपको केवल और केवल सबस्ट्रेट तो फरफ्यूरेल की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए भैया। पहले तो देखो नाम से ही केस को पूछ लिया और नाम ही दे दिए प्रोडक्ट के, इसलिए कहते हैं कि भैया ऑर्गेनिक में नॉमेनक्लेचर सीख के चलिए। फरफ्यूरेल जो होता है फ्यूरेन के साथ फॉर्माइल ग्रुप होता है ना। बेंजीन पर CHO जोड़ते हो तो बेंजल्डिहाइड, और फ्यूरेन पर आप CHO जोड़ोगे तो वो फ्यूरेन एल्डिहाइड, जिसे फरफ्यूरेल कॉमन नाम दिया जाता है। फरफ्यूरेल की रिएक्शन करवाई एसिटिक एनहाइड्राइड से और एसिटिक सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में। स्टूडेंट्स ध्यान देना, इस रिएक्शन के अंदर हमें पता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनते हैं एरोमेटिक के रेस्पेक्ट में। यदि बेंजल्डिहाइड लेते हो तो सिनामिक बनता है, और आपने फ्यूरेन एल्डिहाइड लिया तो ये बनेगा। अब इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। ठीक, एक नाम तो ये है, पर ऐसा नाम तो ऑप्शन में है ही नहीं। या फिर इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे बीटा फ्यूरिल एक्राइलिक एसिड। एक्राइलिक एसिड क्या होता है? एक्राइलिक एसिड होता है 3 कार्बन वाला ये एसिड, इसको एक्राइलिक एसिड कहते हैं। और एक्राइल एल्डिहाइड 3 कार्बन वाला ये एल्डिहाइड होता है ना। जानते हो आप, इसकी बीटा पर फ्यूरिल है तो क्या फ्यूरेन बना? नहीं। फ्यूरोइक एसिड बना? नहीं। फ्यूरोइक एसिड क्या होता है? फ्यूरोइक एसिड की चर्चा के बारे में आप लोगों को बताते हैं। फ्यूरोइक एसिड जो है वो ये होता है, और ये कब बनेगा? जब फरफ्यूरेल का आप डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करवाओगे मोइस्ट Ag2O टॉलेंस रिएजेंट या फिर K2Cr2O7 से डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कराते हो तो फ्यूरोइक बनता है। ये भी कट गया। फ्यूरोइन क्या होता है? फ्यूरोइन जो है वो बेंजोइन कंडेंसेशन से प्राप्त होता है। फरफ्यूरेल की बेंजोइन कंडेंसेशन, फरफ्यूरेल की बेंजोइन कंडेंसेशन से प्राप्त होता है। तो पर ये भी कट गया। C इज द करेक्ट आंसर, फ्यूरिल एक्राइलिक एसिड। बीटा फ्यूरिल एक्राइलिक एसिड पूरा नाम था, फ्यूरिल लिख के दे दिया, एक ही बात है। आंसर आपके सामने है। 4th क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन देखिए। 5th क्वेश्चन जो है वो भी एक रिएक्शन। अब देख लो, रिएक्शंस तो आएंगी ऑर्गेनिक में, केस को स्ट्राइक करना है। जो सिलेबस में मेंशन है वो सारी चीजें आपको देख के चलनी है। क्या डाला हुआ है? बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट दिया हुआ है जो है HSO4 माइनस का, ठीक है। और इसके साथ डाला हुआ है एथेनॉल और कॉपर पाउडर। और A पूछा है, साथ में N2 निकल गई, H2SO4 निकल गया, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब अब इसमें A पूछा है तो देखो ऑप्शंस देखते हैं। प्रोडक्ट इन द रिएक्शन एनिलीन, फिनॉल, बाइफिनाइल और इथाइल बेंजीन। तो देखो आप इसके कन्वर्जेंस पढ़ते हो, ढेर सारे इसके कन्वर्जेंस, और इसके कन्वर्जन में डाइएजोनियम सॉल्ट एथेनॉल के साथ जब भी लेते हैं, केवल एथेनॉल, तो बेंजीन बनता है। और यदि एथेनॉल के साथ कॉपर पाउडर डाल दें तो एथेनॉल तो यहां एक सॉल्वेंट बन जाता है, और कॉपर मेन कैटलिस्ट होता है जो रेडिकल मैकेनिज्म से एराइल रेडिकल बनाता है, और एराइल रेडिकल दूसरे एराइल रेडिकल से कॉम्बिनेशन करके बाई एराइल्स यानी के बाइफिनाइल बनाता है। अब सुनो, इस केस का मजा तब आता जब इसके ऑप्शंस में एक बेंजीन दे देता। देखो, अच्छा एक इसने डी ऑप्शन दिया है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये लगता है कि कहीं इससे रिएक्शन होकर के C2H5OH ना जुड़ जाए, तो एक ऑप्शन तो इसने ये अच्छा बना के दिया, लेकिन इसका तो कोई लेना देना ही नहीं था। H2O नाम की कोई चीज है ही नहीं, इसका भी कोई लेना देना था नहीं कि भाई इसको रिडक्शन करवा रहे हैं कुछ ऐसे, ये हट गया। अगर बेंजीन लिख देता तो बहुत से कैंडिडेट तो बेंजीन में ही कंफ्यूज होके ये लो भैया, लेकिन ये केस था बाइफिनाइल सिंथेसिस का। ये याद रखना कि ये एक रिएक्शन और इसमें पढ़ते हैं हम, एक हम रिएक्शन और कौन सी पढ़ते हैं? गोमबर्ग रिएक्शन पढ़ते हैं हम बाइफिनाइल सिंथेसिस में।
लेकिन वहां पर डाइएजोनियम सॉल्ट के साथ बेंजीन और बेस क्षार डाला जाता है NaOH। वो गोमबर्ग बैचमान रिएक्शन होती है जिसमें भी हम इसको बनाते हैं। और एक रिएक्शन हम बाइफेनिल सिंथेसिस की उल्मान रिएक्शन पढ़ते हैं, वहां भी कॉपर रहता है लेकिन वहां ये नहीं मिलता, वहां एराइल आयोडाइड्स लिए जाते हैं, है ना। तो ये बाइफेनिल सिंथेसिस की फिटिग रिएक्शन, उल्मान रिएक्शन, गोमबर्ग बैकमान रिएक्शन और एक ये रिएक्शन। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन भी जो है वो बेटर क्लियर हो गया होगा कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बाइफेनिल बन के आएगा। नाउ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6th क्वेश्चन, trans 2,4-hexadiene, the thermal cyclization of trans 2,4-hexadiene gives case of पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस। किसका केस है? पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस का केस है, पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस का। और वो बहुत आराम से आप जब पेरीसाइक्लिक देखो, लगभग एक क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन, बस पिछले जितने भी 4 पेपर हुए फर्स्ट ग्रेड के, या तो 1 या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 सवाल। और मेंशन क्या है सिलेबस में? इलेक्ट्रोसाइक्लिक, साइक्लोएडिशन और सिग्माट्रोपिक। अब आप सोचो, इनका तो क्राइटेरिया बहुत बड़ा है, बड़ी बड़ी रिएक्शंस हैं ये तो, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में एक बेसिक क्राइटेरिया आप याद करो। आप इस बात को समझ लीजिए, एक तो पेरीसाइक्लिक चैप्टर और एक स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला चैप्टर, ये दोनों चैप्टर बड़े हैं लेकिन सवाल 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 देते हैं। तो इनमें उतनी ही आप मेहनत करेंगे कि भाई हाँ ठीक है, 2-2 क्वेश्चन इनसे हमें निकाल के चलने हैं, उस हिसाब से इतनी मेहनत करनी है। तो ऑर्गेनिक में ज्यादा मेहनत फिर कहाँ करें? जहां से ज्यादा क्वेश्चंस निकल रहे हैं। नेम्ड रिएक्शंस, कंडेंसेशन रिएक्शंस, एल्केन वाला चैप्टर, आइसोमेरिज्म वाला चैप्टर, वहां से ज्यादा मेहनत करो। वहां से 5-5, 6-6 नेम्ड रिएक्शन से और भर के 10 से 12 क्वेश्चन नेम्ड रिएक्शन के बैठते हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन, एमीन्स के ऑक्सीडेशन, वहां से क्वेश्चंस बैठते हैं। उन पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इन पर भी करो, मना नहीं है, लेकिन इनका क्राइटेरिया बेसिक। अब देखो 2016 में केवल 1 क्वेश्चन आया और वो भी इलेक्ट्रोसाइक्लिक का आया। आप साइक्लो एडिशन और सिग्माट्रोपिक तक का लेवल आप पढ़ के जाते हो और बढ़िया तरीके से करते हो, सवाल इसमें से 1 या 2 ही मिलता है, तो मेहनत तो पूरी करनी ही पड़ती है। यहां देखो बात करते हैं इस सवाल की, इस क्वेश्चन की, क्या इसकी स्ट्रक्चर, ये देखो अब फिर बात आ गई, नाम दे दिया, प्रोडक्ट में भी नाम दे दिया, अब बनाओ स्ट्रक्चर। आपको पता होना चाहिए नाम से स्ट्रक्चर बनाना ऑर्गेनिक में इसलिए इंपॉर्टेंस रखता है। क्या दिया? क्वेश्चन दिया है ट्रांस 2,4-हेक्साडाइईन। हेक्सा का मतलब 6 कार्बन स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6, और 2 4, ये 2 और ये 4 पे ट्रांस, ट्रांस इसका मतलब ई, और ई डबल बॉन्ड आपके सामने बना के दिए हैं। ट्रांस, ट्रांस देख लो, चेक कर लो, ट्रांस है, ये भी ट्रांस है, ये बनाना आना चाहिए, पेरीसाइक्लिक में ये बताया भी जाता है। तापीय चक्रीकरण यानी थर्मल साइक्लाइजेशन मतलब हीट किया है, और ये केस पहले तो ये स्ट्राइक कर गया देखते ही कि भैया ये तो साइक्लाइजेशन का केस है, इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन का है। 4n सिस्टम कौन रोटेटरी वे में होगी साइक्लाइजेशन, और जब कौन रोटेशन हम दोनों मिथाइल बाहर की तरफ होते हैं ना, तो हम फिंगर रिप्रेजेंटेशन से कौन रोटेशन कराते हैं, तो एक मिथाइल ऊपर और एक नीचे, यानी ट्रांस प्रोडक्ट आता है, साइक्लोब्यूटीन बनता है स्टूडेंट्स, ट्रांस साइक्लोब्यूटीन बनता है। लेकिन जब आप इसका नाम लिखोगे, मैंने सिस बना दिया, 1 मिनट रुको, ट्रांस बनेगा, ट्रांस साइक्लोब्यूटीन बनेगा कौन रोटेटरी वे में, और आप जब इसकी नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग होगी 1 2 3 4, तो ये बन गया ट्रांस 3,4 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटीन। स्टूडेंट स्पेशलिटी क्या है कि मैकेनिज्म होती है कंसर्टेड और केस होता है स्टीरियो स्पेसिफिक, केस होता है स्टीरियो स्पेसिफिक। हाँ जी, मैकेनिज्म कंसर्टेड, केस स्टीरियो स्पेसिफिक, तो ओनली एक प्रोडक्ट बन के आता है, स्टीरियो केमिस्ट्री रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में मेंटेन होती है। मतलब कौन रोटेशन होगा, दोनों मिथाइल बाहर है, ये 4 कार्बन और ये 2 कार्बन बाहर की तरफ, जब कौन रोटेशन होगा ऐसे, किस तरह से, 2 मिथाइल बाहर की तरफ कौन रोटेशन में एक ही साइड पर,
एक ही डायरेक्शन में पी ऑर्बिटल रोटेट होते हैं तो भैया एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ओनली ट्रांस। कभी भी सिस बनने की टेंडेंसी नहीं होती है स्टीरियो स्पेसिफिक केस के अंदर। और पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की तो विशेषताएं हैं कि ये सारी रिएक्शंस जो हैं ये मैकेनिज्म कंसंट्रेट होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ होता है और हमेशा स्टीरियो केमिस्ट्री रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में मेंटेन होके आती है, यानी ओनली वन प्रोडक्ट स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। कुछ केस है जहां सेलेक्टिविटी देखी जाती है, उनको हटा दें, बाकी मैक्सिमम स्टीरियो स्पेसिफिक। तो ये केस तो स्टीरियो स्पेसिफिक है, ओनली ट्रांस प्रोडक्ट। ए दिख रहा है, ए ऑप्शन। सिस नहीं बनेगा। बोथ द अबव प्रोडक्ट इन इक्वल अमाउंट, नहीं भैया, साइक्लोहेक्सीन की तो उम्मीद ही नहीं है, ऐसा ऑप्शन तो डाला ही मत करो कभी। क्या आंसर आएगा? ए आंसर आएगा इस केस का। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं 7th क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। ये आईआईटी नीट टाइप का लेवल का सवाल है। क्या पूछा है? नंबर ऑफ आइसोमेरिक मोनोक्लोरोएल्केन ऑफ C5H12R। देखो इस तरह के सवालों को कैसे अटेम्प्ट करना है। वैसे एल्केन वाले चैप्टर में ये बताया जाता है। C5H12 का मतलब है पेंटेन, तो पहले आपको पेंटेन के आइसोमर बनाने आने चाहिए। तो पहले पेंटेन का एक तो बनता है, देखो नॉर्मल पेंटेन स्टूडेंट्स, एक बनता है नॉर्मल पेंटेन, ठीक है, एक बनता है इसका आइसोपेंटेन, ठीक है, और एक बनता है नियोपेंटेन। 3 बनते हैं आइसोमर, चेन आइसोमर हैं तीनों के तीनों, चेन आइसोमर्स हैं तीनों, पोजिशनल नहीं है, चेन है, चेन ही बदल गई, एक में 4, एक में 5, एक में 3। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं तीनों C5H12 के। अब आपसे सवाल क्या पूछा है? सवाल पूछा है कि इसके आइसोमेरिक मोनोक्लोरोएल्केन बताइए। इसका मतलब यह है कि C5H12 को आप क्लोरीनेशन करवाओ Cl2 प्रकाश की उपस्थिति में, तो जो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बन के आएंगे उनकी संख्या कितनी होगी, बस ये बताना है। तो देखो ऑप्शंस है 6, 5, 7 और 8। तो मेरी बात ध्यान से समझना, आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे कि कितनी तरह के हाइड्रोजन्स हैं। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ये रहा 1 डिग्री, ये रहा 2 डिग्री एक्टिव, ये 2 डिग्री, 3 तरह के हाइड्रोजन्स हैं। एक प्रोडक्ट यहां से बनेगा, देखो एक यहां से बनेगा, एक यहां से बनेगा, यहां वाला यही है और यहां वाला यही है। तो इसको ऐसे लिख दें क्या हम, 1 प्रोडक्ट, 2 यहां से, सॉरी 2 नहीं, एक यहां से, ऐसे हम इसको ऐसे लिख देते हैं, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, 3 प्रोडक्ट नॉर्मल पेंटेन के मोनोक्लोरो बनेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के। और यदि स्टीरियो को गिने तो एक काइरल सेंटर यहां बन के आएगा मोनोक्लोरो में एक्टिव, तो उसके 2 काउंट होंगे। तो टोटल अगर आप स्टीरियो और स्ट्रक्चरल आइसोमर को गिन करके प्रोडक्ट बना रहे हो तो 4 बनेंगे। हाँ, लेकिन अगर आप स्टीरियो को गिन के इसके टोटल प्रोडक्ट बनाओगे तो वो तो 11 आएंगे, 11 तो इसके प्रोडक्ट ऑप्शन में है ही नहीं। इसका मतलब एग्जामिनर ने केवल और केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कंसीडर करते हुए प्रोडक्ट बनाए हैं। तो ध्यान रखना, आप इस काइरल सेंटर वाले कंसेप्ट को हटा दो और क्या करो, कार्बन कार्बन। तो 3 प्रोडक्ट आपने इसके दिखा दिए। अब आप आइए इस पर, तो इस पर आप देखो एक प्रोडक्ट यहां से अलग बनेगा, बना के देख लो आप एक एक करके। यहां आप Cl जोड़ोगे, एक ही अलग बनेगा। यहां भी हाइड्रोजन है, ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री हाइड्रोजन है, यहां भी बनेगा। 3 डिग्री तो बल्कि मेजर बनता है क्लोरीनेशन में, क्योंकि मोर स्टेबल रेडिकल होता है। एक यहां से बनेगा और ये दोनों सेम है, तो एक किसी को भी गिन लो, चाहे यहां से चाहे यहां से। इसके टोटल 4 प्रोडक्ट बनेंगे। आइसोपेंटेन के 4 बनेंगे मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, नॉर्मल पेंटेन के 3 प्रोडक्ट बनेंगे, और ये नियोपेंटेन में केवल और केवल एक ही तरह की 1 डिग्री हाइड्रोजन होती है, ये हाइड्रोजन है नहीं, तो केवल और केवल इसका एक मोनोक्लोरो प्रोडक्ट आएगा, नियोपेंटाइल क्लोराइड। तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 8 इज द करेक्ट आंसर। वैसे यदि स्टीरियो गिनते तो भैया एक यहां वाला काइरल आता बनके, एक यहां वाला काइरल आता, एक यहां वाला काइरल सेंटर बनता, 3 प्रोडक्ट और बढ़ के आते मिरर इमेज वाले, इनांशियोमर वाले, 11 बनते। लेकिन उसने 11 ऑप्शन रखा ही नहीं।
क्लियर है ये सबके? चलिए, इस तरह के सवाल भी आपको आने चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ओके, करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स। तो 3 तरह की एल्कीन बना दिए, और एल्कीन की स्टेबिलिटी को आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइपर कॉन्जुगेशन के वक्त पढ़ते हो। नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन में आप अल्फा हाइड्रोजन्स काउंट करते हो, और यदि ट्रांस और सिस में आप देखो तो ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से ज्यादा होती है, स्टीयरिक रिपल्शन और डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट बताते हो। तो आपके सामने देखो 2 पेंटीन और 1 पेंटीन, 2 पेंटीन के दोनों ज्योमेट्रिकल बनाए हुए सिस और ट्रांस, यही तो किया हुआ है। 1 पेंटीन में नंबर ऑफ अल्फा एच कम है, 2 पेंटीन में नंबर ऑफ अल्फा एच ज्यादा, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है। तो 2 पेंटीन के दोनों आइसोमर सिस और ट्रांस वो ज्यादा होंगे, 1 पेंटीन सबसे कम होगा। तो 1 पेंटीन सबसे कम वाला ऑप्शन सी और डी है। अब सिस और ट्रांस में चुनना है तो ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो इस सवाल को मैंने ज्यादा टाइम इसलिए नहीं दिया क्योंकि इसमें ऐसी कोई खास चीज है ही नहीं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी ट्रांस, फिर सिस, फिर 1, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन, सी, थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, और वो है 9th, 8th क्वेश्चन हो गया। 9th क्वेश्चन आरएस नॉमेनक्लेचर का। आरएस नॉमेनक्लेचर का जो सवाल है स्टीरियो का सवाल होता है। ईजेड और आरएस का सवाल आरपीएससी हर बार पूछता है, लेकिन इसके साथ आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर को साथ में डालता है। तो दोनों को लेकर के चलना होता है भैया। नीचे दिए गए यौगिक का आरएस नामकरण और उसके साथ आईयूपीएससी दिया हुआ है। आरएस नॉमेनक्लेचर पहले तो चेक करते हैं कि कौन सा प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। ये फिशर है और वेजडेश भी हो सकता है। फिशर में दिया हुआ है तो फिशर के अंदर नंबरिंग कर दो सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग 1 2 3 4, नंबरिंग की बीआर, एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, फिर सीएल, फिर कार्बन सीओएच, फिर हाइड्रोजन। और आपको यह भी ध्यान होगा कि फिशर में 4 नंबर जब ऊपर या नीचे आ जाते हैं तो आंसर एज इट इज, और 4 इधर और इधर आ जाते हैं लेफ्ट और राइट हॉरिजॉन्टल पे तो हम आंसर को रिवर्स करते हैं। 4 नंबर यहां आया तो कॉन्फ़िगरेशन वैसा का वैसा रखेंगे। रोटेट करो 1 से 2 से 3 की तरफ, आर वाला ऑप्शन चुनना है। अब आर वाले ऑप्शन 2 दिए हुए हैं, ए और सी। नाम चुनना है तो नाम देखो क्या लिख रखा है, R1 ब्रोमो 1 क्लोरोएथेनोइक, R2 ब्रोमो 2 क्लोरोएथेनोइक। तो भैया देखो आर तो निकाल लिया है ना। अब सुनो, आईयूपीएसी नाम लिखना है तो देखो नंबर 1 इसको ही दोगे, 2 इसको दोगे, या नंबर 1 इसको दोगे? अरे भैया नंबर 1 तो फंक्शनल ग्रुप को देते हैं आईयूपीएसी में। इसका मतलब क्लोरो और ब्रोमो 2 पे चले गए, आंसर निकल गया, आंसर निकल गया 2 ब्रोमो 2 क्लोरो, क्योंकि 1 ब्रोमो 1 क्लोरो गलत है, 2 ब्रोमो 2 क्लोरोएथेनोइक एसिड होगा। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट 10वां सवाल। ओके, ये जीओसी का क्वेश्चन है। जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एसिड वाले चैप्टर से है, लेकिन हम इसे जीओसी में देख लेते हैं ऑर्गेनिक जब हम पढ़ रहे होते हैं। जीओसी का है एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी है। एसिडिटी का मतलब होता है प्रोटॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी। एसिड्स हैज द टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन, प्रोटॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। लुईस की टर्म में, ब्रॉन्स्टेड की टर्म में होता है प्रोटॉन देने वाले। प्रोटॉन देने के बाद इलेक्ट्रॉन खुद एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन को देगा। एसिड एनायन की स्टेबिलिटी के आधार पे आप एसिडिटी को चेक करते हो थ्योरेटिकली, और एसिड एनायन की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाएगा, रिलीजिंग कम करेगा। इसका एक ही कॉन्सेप्ट है सीधे सीधे कि एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप व्हाइल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलीजिंग। मैंने क्या कहा? विड्रॉइंग एसिडिटी बढ़ाएगा और डोनेटिंग एसिडिटी कम करेगा, देने वाला। तो विड्रॉइंग कौन है? CF3 इज ए पावरफुल विड्रॉइंग। और कोई है विड्रॉइंग? नहीं है, ये सब देने वाले हैं, रिलीजिंग है, रिलीजिंग है, रिलीजिंग है। इसमें रिलीजिंग कम है, इसमें उससे ज्यादा है, इसमें सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा एसिडिटी सी की, फिर ए की, फिर डी की, और फिर बी की। ऑप्शन चुन लो, CADB इंक्रीजिंग में डाला हुआ है, CADB, ये दिख गया मुझे बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में मुझे दिख गया है बी ऑप्शन, CADB, ये करेक्ट आंसर है इसका। एक तो इसने पूछा है एसिड स्ट्रेंथ को,
कई बार एग्जामिनर उल्टा घुमा के पूछ लेता है पीके वैल्यू को, तो यदि पीके को पूछे तो इसका जस्ट उल्टा आंसर आप लिख दोगे, अदरवाइज एसिडिक स्ट्रेंथ तो आपको आती ही आती है। ये बात हो चुकी है इस क्वेश्चन की। आते हैं नेक्स्ट 11th क्वेश्चन की तरफ। फैलिंग विलियन के साथ निम्न में से कौन अभिक्रिया नहीं करेगा? 2016 का ही क्वेश्चन है ना, आरपीएससी का। आरपीएससी 2016 का ही सवाल है कि इनमें से कौन सा एल्डिहाइड फैलिंग, देखो सारे एल्डिहाइड बना के दे दिए, कितना बेहतरीन सवाल है। एल्डिहाइड्स जो हैं फैलिंग टेस्ट भी देते हैं, शिफ्ट टेस्ट भी देते हैं, टॉलेंस टेस्ट भी देते हैं, बेनेडिक्ट टेस्ट भी देते हैं, जबकि कीटोन इनमें से कोई टेस्ट नहीं देते, कीटोनों में नहीं होता है ये टेस्ट। अब बात समझो कि फैलिंग टेस्ट जो होता है ना, इस टेस्ट के अंदर फैलिंग सॉल्यूशन ए और बी को मिला के डाला जाता है। सुनो, फैलिंग ए और बी को जब मिलाते हैं, ये केमिस्ट्री जो है कार्बोनाइल वाले चैप्टर में भी बताई जाती है, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड बनता है। क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है वो एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट होता है और इसका करता है, ये खुद का तो कर जाता है ये रिडक्शन और इसका कर जाता है ऑक्सीडेशन, यानी एल्डिहाइड से एसिड बन जाता है, खुद रिड्यूस हो जाता है, कॉपर +2 से कॉपर +1 क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ए और बी मिलाकर के, ये भी सवाल आता है फैलिंग का, फैलिंग ए प्लस बी दोनों मिलाकर के कौन सा कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करता है? क्यूप्रिक करता है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, ऑक्सीडेशन करता है। उन एल्डिहाइड्स का आसानी से होता है जो एलिफेटिक है, जिनमें स्टीयरिक फैक्टर कम है, जिनमें रिलीजिंग इफेक्ट कम है। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स फैलिंग टेस्ट नहीं देते हैं, जिसमें बेंजल्डिहाइड एक वन ऑफ द बेस्ट होता है जो नहीं देता है। इट इज बिकॉज ऑफ द प्लस आर इफेक्ट ऑफ बेंजीन रिंग स्टूडेंट्स एज वेल एज द स्टीयरिक फैक्टर ऑल्सो, बिकॉज ये इसके पॉजिटिव मैग्नीट्यूड को कम कर रहा है, इसलिए आसानी से ऑक्सीडेशन की तरफ नहीं लेके जाएगा। फैलिंग टेस्ट नहीं देता है। कितना डीप सवाल पूछ लिया प्रैक्टिकल से जाकर के। कम पढ़ते हैं इस तरह के क्वेश्चंस कैंडिडेट जो है। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक की भी क्वालिटेटिव एनालिसिस के सवाल भी फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी में पूछे जाते हैं ऑर्गेनिक से, ये ध्यान रखना, क्योंकि 11th 12th में ये चैप्टर्स डाले हुए हैं बाकायदा। और प्रैक्टिकल्स तो हमें कराने ही होते हैं, स्टूडेंट्स को कराने पड़ते हैं। हम लेसाने सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, कौन सा कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करता है, फेरी फेरोसाइनाइड, प्रोशियन ब्लू कलर किसका आता है ना, ये सब। हाँ बिल्कुल, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है क्या नहीं, लेसाने सॉल्यूशन तक का सवाल आ जाता है कई बार। तो ये जो चीजें हम कराते हैं प्रैक्टिकल में, कई बार उसकी भी सवाल एग्जामिनर उठा के दे देता है, क्योंकि वो हमें करानी है। तो आंसर क्या निकला इसका? एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड इस तरह के टेस्ट जो है फैलिंग टेस्ट को नहीं देते हैं। इसी तरह से मैंने आपके सामने नाम लिया बेनेडिक्ट टेस्ट। तो बेनेडिक्ट का जो टेस्ट है ना, वो रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में बनता है जाकर के। इनमें से कौन रिड्यूसिंग शुगर है, इनमें से कौन, जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है वो वहां से। तो ये तो चर्चा हो गई है 11th नंबर क्वेश्चन की। आगे बढ़ते हैं। देखो ऑर्गेनिक बहुत बड़ी है, हाँ, और बड़ा अच्छा खासा लेवल चल रहा है ऑर्गेनिक में, अच्छी अच्छी कॉन्सेप्चुअल चीजें पूछी जा रही है। दैट मीन्स स्टूडेंट्स को आज के टाइम पर गाइडेंस की रिक्वायरमेंट रहती है, इसीलिए स्टूडेंट को गाइडेंस की। 11th क्वेश्चन हो गया है, 12th क्वेश्चन की तरफ। कंपाउंड विच डज नॉट गिव्स द हेलो फॉर्म रिएक्शन, ये लो एक पेटेंट क्वेश्चन है। भी हेलो फॉर्म टेस्ट नहीं देने वाला कौन सा है? हेलो फॉर्म टेस्ट देने वाले होते हैं एल्कोहल्स और कार्बोनाइल्स। नॉर्मली इन दो में देखते हो, एल्कोहल्स और कार्बोनाइल्स। तो एल्कोहल्स की अगर हम बात करें तो वो एल्कोहल्स जिनके पास ये स्केलेटन होता है हेलो फॉर्म देते हैं। इसी तरह कार्बोनाइल में आप पढ़ते हो, वो कार्बोनाइल्स जिनके पास ये स्केलेटन होता है वो देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये 3 हाइड्रोजन ही हैं जो हेलो फॉर्म बनाएंगे। ये 3 हाइड्रोजन हटेंगी, ये, और इनकी जगह X यानी हेलोजन जुड़ेंगे। अगर ये 3 हाइड्रोजन नहीं हो, 2 ही हो, तो मामला गलत, वहां पे फिर हेलो फॉर्म नहीं बनेगा। क्योंकि हेलो फॉर्म क्या होता है? CH3, 3 हेलोजन। तो भैया स्केलेटन देखो एसीटोन में है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल में है, बिल्कुल इसका नाम क्या होगा? 2 प्रोपेनॉल कह दो इसको आप, है 1 2 3। प्रोपेनेल में नहीं है और एसिटाल्डिहाइड में है। ये 3 जो टिक किए वो एलोफॉर्म टेस्ट देते हैं,
तो ये तो दे रहे हैं, पूछा क्या है, कौन नहीं देगा, नहीं देगा तो आंसर क्या निकला, प्रोपेनेल। क्यों नहीं देगा, क्योंकि इसके पास CH3CO वाला स्केलेटन नहीं है, इसलिए ये आंसर आएगा। ये ध्यान रखना, ऐसा सवाल भी RPSC बनाता रहता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13वां क्वेश्चन जो है वो है क्लोरीनेशन ऑफ टॉलुइन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टेक्स प्लेस बाय। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टॉलुइन का क्लोरीनीकरण, है ना। ऐसे सवाल तो कितनी बार आ गए RPSC में, 2020 में भी आ चुका है, वो 16 में भी आ गया है। पूछा क्या है, टॉलुइन का क्लोरीनीकरण। ये तो प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है, बेंजाइल क्लोराइड बनता है ना इस रिएक्शन में। हाँ, प्रकाश की उपस्थिति में है तो मुक्त मूलक बनेंगे, सही बात है। और मुक्त मूलक जो है वो वहां मुक्त मूलक बनेगा, फ्री रेडिकल, और उस पर जुड़ जाएगा। तो एक बात बताना कि Cl गया फ्री रेडिकल फॉर्म में, H रेडिकल निकल गया, दैट मीन्स इट इज द केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन नॉट द एडिशन। हाँ, और कौन, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का, तो रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑप्शन बी है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये है नहीं, नाभिक स्नेही ये है नहीं, आयोनिक मैकेनिज्म भी नहीं है क्योंकि ये फ्री रेडिकल से हो रही है इसलिए आयोनिक भी कट गया। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन सा, क्योंकि देखो हमने 13 क्वेश्चन कर लिया इससे पहले, अब हम 14 पे आ गए हैं। अधोलिखित में से कौन सा ऑर्थो व पैरा निर्देशी समूह नहीं है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप इनमें से कौन सा नहीं है। तो ये तो बहुत इजी और आसान सा क्वेश्चन हो गया। जिनके पास लॉन पेयर होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, केवल जिनके पास लॉन पेयर नहीं है वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस सवाल में मैं आपका ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा, लेकिन ऐसे सवाल भी आ जाते हैं कि कौन से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और कौन से मेटा डायरेक्टिंग है। और इसमें और बढ़िया बनाना है तो फिर पता है क्या करता है, कौन से ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग है और कौन से डीएक्टिवेटिंग है ना, ये भी पूछ लेता है। विसक्रियणकारी हेलोजेंस ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं लेकिन डीएक्टिवेटिंग की कैटेगरी में जाते हैं, और अच्छा सवाल बन जाता है। तो वो सवाल पे डिपेंड करता है कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एरोमेटिक यौगिक है एरोमेटिक अमंग द फॉलोइंग। और देखो आप केस भी क्या बना के दिया है, आप सोच के देखो, ये 2016 का केस है RPSC फर्स्ट ग्रेड का। अब ऐसे लेवल पे अगर जा रहा है एरोमेटिसिटी को लेकर के, दैट मींस एरोमेटिसिटी भी हमें ढंग से अच्छे से करके जानी पड़ेगी और वो भी इस लेवल से गुजरना पड़ेगा। तो भैया इसमें हुआ क्या है, 8 मेंबर्ड रिंग, टोटल इलेक्ट्रॉन गिनना कैटायन के साथ। आप एरोमेटिसिटी की कंडीशन में आप क्या बोलते हो, एरोमेटिसिटी की पहली डेफिनेशन ही यही है कि ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो अनयूजुअल स्टेबिलिटी रखते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रखते हैं, और इस तरह के कंपाउंड्स के अंदर साइक्लिक प्लेनर फुली कॉन्जुगेटेड सिस्टम हकल के 4n+2 रूल को ओबे करते हैं। तो एक तो साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक तो ये है। क्या सारे एटम प्लेनर है, चेक कर लो, सारे के सारे sp2 हैं, प्लेनर है, क्योंकि सब पर या तो डबल बॉन्ड है या फिर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव लगा हुआ है दोनों में। फुली कॉन्जुगेटेड है, फुली कॉन्जुगेटेड भी आपको दिख रहा है, कनेक्टेड पी ऑर्बिटल वाला कंसेप्ट यानी डबल, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा एरोमेटिसिटी में जाता है। इसे देखो फुली कॉन्जुगेटेड के लिए देखो, ये एक डबल बॉन्ड है, ये एक डबल बॉन्ड है, ये एक डबल बॉन्ड है, यहां कैटायन है और यहां कैटायन है। अगर मान लो यहां कैटायन नहीं रखूं तो फिर ये फुली कॉन्जुगेटेड नहीं होगा, sp3 कार्बन आ जाएगा। सारे के सारे sp2 होंगे और एक p ऑर्बिटल उनके पास अनहाइब्रिड रहेगा, तो वो 100% फुली कॉन्जुगेटेड है। तो जब सारे कैटायन या एनायन लगा दो वो भी p में जाएगा, sp2 होगा, तो इसका मतलब फुली कॉन्जुगेटेड है। अब आपको क्या करना था, आपको केवल और केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिननी थी कि ये हकल 4n+2 में जा रहा है क्या। हकल 4n+2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2, 6, 10, 14 एंड सो ऑन। 2 तो नहीं है इसमें, 2 कैटायन और 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन फुली कॉन्जुगेटेड में डिलोकलाइज्ड है। और इसमें एनायन के साथ हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन गिनते हो, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें फुली कॉन्जुगेटेड है।
ये दोनों ही एरोमेटिक होते हैं स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर था दोनों एरोमेटिक हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। नॉन एरोमेटिक नहीं है, एंटी एरोमेटिक नहीं है, केवल ए एरोमेटिक, ऐसा नहीं है। ए और बी दोनों ही इस क्वेश्चन में एरोमेटिसिटी शो कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। एरोमेटिसिटी का ही सवाल 2016 में पूछा गया। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? पूरा पढ़ा करो हमेशा सवाल एग्जाम में। क्या सही नहीं है? प्रेजेंस ऑफ माइंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स? क्या सही नहीं है? तो पहले ये देख लो ना कि क्या सही है। विशिष्ट गंध, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, ये सही है। होती है ना, एरोमा से ही तो आए एरोमेटिक। एरोमा तो एक सुगंधित स्पेशल प्लीजेंट स्मेल होती है इनकी, एरोमा से। विशिष्ट गंध। जल में अमिश्रणीय, इमिसिबल विथ वाटर, बिल्कुल सही बात है। ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इनके अंदर तो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, पोलरिटी है ही नहीं, तो इसलिए पोलर सॉल्वेंट में मिसिबल नहीं है, मिश्रणीय नहीं है, तो ये भी सही है एरोमेटिक के लिए। बेंजीन को रेफरेंस ले लिया करो। धुएं वाली ज्वाला के साथ यानी बर्न विथ सूटी फ्लेम, बिल्कुल लेबोरेटरी में यही तो पढ़ते थे। एलिफेटिक नॉन सूटी फ्लेम से जलता है और एरोमेटिक सूटी फ्लेम के साथ जलता है, ये भी सही है। तो 3 तो सही निकल ही गए, चौथा गलत होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नहीं देते हैं। अरे भैया गलत बोल दिया। एरोमेटिक कंपाउंड सभी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ARAC। इसका मतलब इसने डू नॉट अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक, भैया ये गलत स्टेटमेंट है। तो आपसे क्या पूछा है, इनमें से क्या सही नहीं है? तो वो ये सही नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। तो ये आंसर करना है आपको। जो गलत स्टेटमेंट है वो पूछा गया है, तो गलत ये चुन लिया ना हमने, डी। इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 17 एंजाइमों के लिए क्या सही नहीं है? एंजाइम से सवाल आ गया। मैं बताऊं, कार्बोहाइड्रेट, बायोमोलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड, प्रोटीन, विटामिन और एंजाइम के सवाल जो है इन वीडियो में मैंने कम लिए हैं, क्योंकि सीधे क्वेश्चन उठते हैं, कॉन्सेप्ट कम आता है उनमें। वहां तो आपको चार्ट लेना है, सीधे याद करके जाना है। कौन सा विटामिन है, उसका क्या नाम है, उसका क्या काम है, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, एंजाइम कौन सा है जिसका क्या काम है। और कार्बोहाइड्रेट्स में आपको पढ़ के जाने हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, इस तरह की शुगर्स। आगे आप डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड। इसी तरह एमिनो एसिड्स, जो एमिनो एसिड्स हैं वो आपको पढ़ के जाने हैं। 20-22 जो भी एमिनो एसिड है उनमें से एसेंशियल एमिनो एसिड्स, टीवी मिलपात, एसेंशियल अनिवार्य एमिनो एसिड्स पढ़ने हैं, और अदर एमिनो एसिड्स भी। एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर क्या होती है, किसमें एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है, कौन बेसिक है, कौन न्यूट्रल एमिनो एसिड है, किसमें सल्फर प्रेजेंट है, किसमें एरोमेटिक हेट्रोसाइकिल प्रेजेंट है। सब किसी भी तरह का सवाल बन सकता है एमिनो एसिड से, लेकिन सवाल सीधा उठता है, याद करने वाला है, इसलिए मैंने इस तरह के क्वेश्चंस नहीं उठाए। एंजाइम वाला ये क्वेश्चन बेहतरीन था। एंजाइम वैसे करते क्या है काम? एंजाइम रिएक्शन में कैटालाइसिस का काम करते हैं, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं बेसिकली। और आप देखो ऑप्शन से देखो, इसमें फिर सवाल क्या पूछा, सवाल पूछा क्या सही नहीं है, तो पहले सही को चुन लो, सही को चुनो। एंजाइम किसी विशेष अभिक्रिया के लिए विशिष्ट होते हैं, 100% स्पेसिफिक होते हैं। एक एंजाइम जिस रिएक्शन में काम आ रहा है दूसरी में वो काम नहीं आएगा, वो उस रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक है। स्टेटमेंट सही है। किसी अभिक्रिया की प्रकृति के लिए इनकी बहुत कम मात्रा, बिल्कुल उत्प्रेरक है ये, और बहुत कम मात्रा में इनकी काम बन जाता है, सही है ये भी स्टेटमेंट। ये सक्रियण ऊर्जा के परिमाण को बढ़ा देते हैं, इस स्टेटमेंट को रोको पहले। डी पे आओ। लगभग सभी एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, ये भी बिल्कुल सही है। आप प्रोटीन के वक्त देखते हो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, एंजाइम्स जो हैं सारे के सारे ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो फिर चौथा सी ऑप्शन को देखो, ये सक्रियण ऊर्जा के परिमाण को, द इंक्रीजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। स्टूडेंट, एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन में ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी, ग्राफ में, प्रोफाइल डायग्राम में ये इस पाथ से होकर के गुजरता है रिएक्टेंट, तब प्रोडक्ट बनता है, रिएक्शन तब कंप्लीट होती है। इसके परिमाण को बढ़ा दिया तो भैया मामला बिगड़ गया। उत्प्रेरक ये काम नहीं करेगा, उत्प्रेरक उल्टा करता है, इसके परिमाण को कम करता है ताकि रिएक्शन आसानी से हो जाए फटाफट से। कैटलिस्ट की यही तो विशेषता होती है कि वो किसी अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, वो केवल उस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, रेट को बढ़ाने का। एंजाइम का भी यही काम है।
परिमाण को कम करते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, गलत पूछा था, आंसर यही है सी। ठीक है, तो एंजाइमों के लिए क्या सही नहीं है, इसका आंसर निकल के आया है सी ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे 18th क्वेश्चन की तरफ। 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन द्वारा निरूपित स्थायी संरूपियों की संख्या है। स्टूडेंट्स ध्यान देना, स्टीरियो का सवाल आया है, वो भी साइक्लोहेक्सेन से। तो देखो पूछा क्या है, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन ये होता है। इसके स्थायी संरूपण यानी नंबर ऑफ स्टेबल कन्फर्मर्स, इसके नंबर ऑफ स्टेबल कन्फर्मर्स पूछे तो भैया एक तो इसका होता है सिस, एक बनता है ट्रांस। सिस और चेयर फॉर्म में बनता है, सिस में एक्सियल इक्वाटोरियल या इक्वाटोरियल एक्सियल एक जैसे होंगे, और ट्रांस होता है एक्सियल एक्सियल इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल। ये फर्स्ट ग्रेड लेवल से बाहर है, मैं आपको बता दूं। इस तक अगर ले गए आप तो आपने फर्स्ट ग्रेड को पार कर लिया है, या आगे पहुंच चुके हो आप। डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन के अंदर आप स्टीरियो देख रहे हो, तो ये आगे पहुंच चुके हो। फिर ऐसे तो लिमिट नहीं है स्टीरियो की अगर आप बात करो तो थोड़ा ये लेवल आगे जाके पूछा गया है। इन जनरल इस तरह के कैंडिडेट, इस तरह की चीजों को कैंडिडेट नहीं पढ़ता है। कैंडिडेट क्या पढ़ता है, चारों कन्फर्मेशंस पढ़ता है, चेयर, हाफ चेयर, बोट, ट्विस्ट बोट। इसके अलावा फ्लिपिंग को पढ़ता है कैंडिडेट, और मोनो सब्स्टिट्यूटेड को पढ़ के आता है कैंडिडेट साइक्लोहेक्सेन में। दैट्स ऑल। और वहां से ही सवाल निकल जाता है जनरल क्राइटेरिया में, लेकिन उसने पूछा है तो करना पड़ेगा। तो सिस जो है ना, वो तो बड़े आराम से आप बना दोगे चेयर में। बोले सिस एक एक्सियल एक इक्वाटोरियल, ये देखो सिस ये होता है, ये सिस एक एक्सियल एक इक्वाटोरियल, ये बन गया सिस। लेकिन ट्रांस में एक्सियल एक्सियल लेस स्टेबल होता है, इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल जो है वो मोर स्टेबल होता है। बट फ्लिपिंग प्रेजेंट है, और फ्लिपिंग होके ये एक्सियल एक्सियल में कन्वर्ट हो जाता है। तो वैसे क्वेश्चन क्या पूछा है, नंबर ऑफ स्टेबल कन्फर्मर्स फॉर्म्ड बाय द 1,2 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन आर। कंफ्यूज कर दिया सवाल में ही, क्वेश्चन में ही कंफ्यूज कर दिया है। एक तो ये पूछता कि 1,2 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन का सबसे स्टेबल कन्फर्मर कौन सा होगा, तो हम बहुत आराम से इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल को टिक कर देते, मोस्ट स्टेबल यही है। अब उसने ना तो सिस लिखा ना ट्रांस लिखा, अब उसने कुछ नहीं लिखा, तो हम दोनों को कंसीडर करें अलग अलग। तो भैया सिस का तो एक ही बनता है, फ्लिपिंग भी कराओगे तो वापस यही बनेगा। और ये वैसे आप इसमें प्लेन और सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट करते हो, लेकिन ये फ्लिपिंग के थ्रू कन्वर्ट हो जाता है, तो इसकी मिरर इमेज जो है वो उसमें भी कन्वर्ट हो रहा है, यानी एक ही है। इनएक्टिव कंपाउंड है, ये एक्टिव भी नहीं है। अब सुनो, इसमें इस तरह की कोई चीज पूछी नहीं है। क्या पूछा, नंबर ऑफ स्टेबल कन्फर्मर्स फॉर्म्ड बाय द 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेबल कन्फर्मर्स, तो ट्रांस में 2 बन रहे हैं। स्टेबल ये है, ये लेस स्टेबल है, लेकिन इसने शायद चेयर फॉर्म को भी स्टेबल मानते हुए इसको गिना है। तो इसने आंसर की के अंदर 3 आंसर टिक किया हुआ है। तो ऐसा कंफ्यूजन अगर आ जाए सवाल में, तो भैया फिर उस समय तो फिर छोड़ना ही उसको बेस्ट रहता है। भैया कंफ्यूजन है, आरपीएससी पता नहीं क्या सोच के चल रहा है। ऐसे तो देखो स्टेबल कन्फर्मर, ये नॉर्मल स्टेबल है, नो डाउट, ये मोस्ट स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, क्योंकि गाउचे इंटरेक्शन आप गिनते हो, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन गिनते हो, ये सबसे लेस स्टेबल होता है तीनों के अंदर। लेकिन ओवरऑल चेयर फॉर्म के स्टेबल कन्फर्मर वो तो 3 है, क्योंकि बोट और हाफ चेयर और ट्विस्ट बोट तो लिए ही नहीं हमने, और वो बनते भी नहीं है। तो स्टेबल में 3 है, वैसे 2 आप गिन सकते हो इसमें। तो कंफ्यूजन हो तो फिर छोड़ दो, अदरवाइज तो वैसे उसने पूछा है तो उसका मतलब क्या था, उसका मतलब ये था कि वो चेयर फॉर्म में आपसे काउंट करवा रहा था टोटल स्टेबल कन्फर्मर्स जो है। 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन के नंबर ऑफ स्टेबल कन्फर्मर्स बताइए। तो सिस और ट्रांस दोनों गिनोगे है ना, और वो 3 निकल के आएंगे। दैट्स ऑल स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19th क्वेश्चन है, सवाल है फरफ्यूरल रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कली ऑन फरफ्यूरल यील्ड्स। ये लो फरफ्यूरल फिर आ गया। स्ट्रॉन्ग एल्कली केस को कैसे पहचाने? अरे भाई बेसिक मीडियम में
यदि कार्बोनाइल है और उसके पास अल्फा H एब्सेंट है तो ये केस कैनिजारो का बनता है। और यदि बेसिक मीडियम में कार्बोनाइल है और उसके पास अल्फा H प्रेजेंट है तो ये केस किसका बनता है? एल्डोल कंडेंसेशन का। स्टूडेंट्स, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो सवाल अभी बाद वाले चल रहे हैं ये सब 2014 आरपीएससी के हैं, है ना। 2016 वाले पहले निकल गए, ये 2014 वाली आरपीएससी के हैं। अब ये कौन सी आरपीएससी 2014-16? कहानी केवल ये है, स्टोरी ये है, हाँ, कि ये सब प्रीवियस ईयर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन है और कम से कम पुराने 3 पेपर्स हमें ऑब्जर्व करने पड़ेंगे ताकि हम आगे के लेवल को निकाल सके कि भाई हाँ ये लेवल चल रहा है, तो उस हिसाब से हम तैयारी कर सकें। और हम बिल्कुल यही करते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जब हम कर रहे होते हैं तो हम सबसे पहले सिलेबस उठाते हैं और उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को चेक करते हैं यूनिट वाइज कि किस यूनिट से कैसे क्वेश्चन, किस लेवल का सवाल पूछा गया है। क्योंकि सब्जेक्ट की लिमिट नहीं है। CSIR नेट गेट में तो हाईएस्ट लेवल आता है, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में उससे थोड़ा कम, और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में थोड़ा और कम लेवल आता है, क्योंकि ये 11th-12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल से गुजरता है मेनली। इसलिए तो ये कैनिजारो का केस है। और कैनिजारो इज द डिस्प्रपोर्शनेशन। 2 मॉलिक्यूल इसमें डिस्प्रपोर्शनेशन करते हैं, समानुपातन करते हैं। एक का ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन। एक का ऑक्सीडेशन होता है तो बनता है सॉल्ट ऑफ एसिड और दूसरा बनता है एल्कोहल। एक बनता है सॉल्ट ऑफ एसिड, एक बनता है एल्कोहल। आप फॉर्मेल्डिहाइड मैथिनेल मतलब फॉर्मेल्डिहाइड लेकर के इस रिएक्शन को पढ़ते हैं शुरुआत में, तो एक बनता है सोडियम फॉर्मेट, हाँ, और हाँ बिल्कुल एक बन के आता है मैथेनॉल। तो एक एल्कोहल और एक सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है, तो हमने वही बना दिया। अब उसने क्या किया, केस स्ट्राइक कर लिया हमने कि फरफ्यूरेल पर स्ट्रॉन्ग एल्कली की रिएक्शन है। पूछा है कि प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट आएंगे, 2 वाले ऑप्शन ये रहे। अब प्रोडक्ट के नाम दे दिए उसने, तो आपको नाम पता होना चाहिए कि फरफ्यूरेल, और ये होता है फ्यूरोइक एसिड। तो फ्यूरोइक एसिड का सॉल्ट हो गया सोडियम फ्यूरोएट, सोडियम फ्यूरोएट, और ये हो गया फरफ्यूरिल एल्कोहल। तो यही ऑप्शन देख लो आप, सोडियम फ्यूरोएट और फरफ्यूरिल एल्कोहल। डी इज द करेक्ट आंसर। फरफ्यूरल और फ्यूरोइक एसिड कट गया, फरफ्यूरल तो आया, तो सबस्ट्रेट था। केवल फ्यूरोइक गलत, फरफ्यूरिल एल्कोहल केवल गलत। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। तो आई थिंक ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और अब हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट 20th क्वेश्चन की तरफ। तो 19 क्वेश्चन का आंसर आया डी, और अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? ओके, इनमें से केवल किसके द्वारा 1 एमिनो एंथ्राक्विनोन का डाई एनओटी है, एनओटी गलत है, एजोटी आएगा यहाँ पे एजोटीकरण आएगा, डाई एजोटीकरण। 1 एमिनो एंथ्राक्विनोन कैन ओनली बी डाईएजोटाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? एंथ्राक्विनोन एंथ्रासीन का एक क्विनोन है, एक्सक्यूज मी, एंथ्राक्विनोन ये होता है और इसकी फर्स्ट पोजीशन पे एमिनो। ये एजोडाइज चैप्टर से उठाया है, हाँ, क्योंकि डाई एजोटाइजेशन करा के फिर इस पर फर्दर क्या करवाएंगे, युग्मन यानी कपलिंग रिएक्शन कराएंगे और एजोडाइज बनाते हैं। तो ये एजोडाइज से उठाया हुआ है सवाल। वहां से क्या पूछा है, इसका डाई एजोटाइजेशन केवल किसके द्वारा होगा? तो भैया डाइएजोटाइजेशन में हम NaNO2 और HCl लेते हैं, या कई बार हम HCl की जगह H2SO4 भी ले लेते हैं। ये रहा ना, देखो ये ऑप्शन। ओलियम के साथ ऐसी केस नहीं है, नाइट्रोसिल सल्फ्यूरिक में भी नहीं है, ये भी नहीं है। लेकिन देखो अब इस क्वेश्चन को आरपीएससी ने डिलीट किया हुआ है, डिलीट कर दिया आंसर की में से। डिलीट करने का मतलब है कि मार्क्स हटा दिए इसके, और जो रिमेनिंग मार्क्स है वो बांटे जाएंगे जो है। अब बोनस भी कर देते हैं, कई बार क्या करते हैं, वो आरपीएससी का अलग अलग क्राइटेरिया रहता है, इसे डिलीट कर दिया गया है, तो फिर इसकी चर्चा भी अब हम नहीं कर रहे हैं। हो सकता है इसमें कुछ कंट्रोवर्सी आई हो ऑप्शंस के अंदर, मे बी क्यों एजोडाइज का है मामला सारा का सारा। वैसे तो बेस्ट ऑप्शन ये है इसका, डी आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 20 क्वेश्चन हो गया,
21। फिर एजोडाइज का है, देखो कितना बेहतरीन सवाल है। एनी एजोडाइज हैव कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि किसी भी एजो रंजक का रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति से। एजोडाइज वही तो है जो हमारे कपड़ों पे और कलर वगैरह करने का काम एजोडाइज ही करते हैं। एजोडाइज डाइज इंडस्ट्री है पूरी की पूरी बड़ी सारी, है ना, बिल्कुल सही बात है। एजोडाइज में एजो ग्रुप होता है ये, और इन जनरल एरोमेटिक रिंग बेंजीन रिंग होती है। ये और बात है कि इसके साथ कोई और फंक्शनल ग्रुप भी अटैच हो सकता है, ऑक्सोक्रोम जिसे कहते हैं। तो सुनो, अल्ट्रावायलेट केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो विजिबल, अल्ट्रावायलेट विजिबल केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ते हो कि लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू विजिबल रेंज में जाए, यानी कॉन्जुगेशन का एक्सटेंशन होता जाए तो वो विजिबल रेंज में जाता है और वही कलर शो करता है। तो आप पढ़ते हो क्रोमोफोर्स, तो क्रोमोफोर्स आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर्स और दे आर द अनसैचुरेटेड ग्रुप्स। देखो सुनो, यहां पूछा है कि किसी भी एजो रंजक का रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति। एजोडाइज के अंदर, एजोडाइज में एजो और बेंजीन और इसके अलावा ग्रुप्स और होंगे, सही बात है, क्रोमोफोर्स भी होंगे, लेकिन मेन रेस्पॉन्सिबल एजो है। तो एक ऑप्शन दिया हुआ है एजो ग्रुप, एक डाला हुआ है एजो बेंजीन, एक एजो अन्य क्रोमोफोर, एजो क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम। तो ऑक्सोक्रोम वाला तो हट गया, क्योंकि क्या पूछा है, कलर के लिए, केवल कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल किसी भी एजो रंजक का रंग किसकी उपस्थिति की वजह से है, एजोडाइज का कलर किसकी उपस्थिति की वजह से है, ये क्रोमोफोरिक ग्रुप की उपस्थिति की वजह से है। क्रोमोफोरिक ग्रुप कौन है, एजो है, एजो ग्रुप है, तो एजो की वजह से है। लेकिन ये एजो पता है क्या काम कर रहा है, ये इस बेंजीन को इसके साथ कॉन्जुगेशन कराने का काम कर रहा है, ये कॉन्जुगेशन का एक्सटेंशन का काम कर रहा है, तब जाकर के लैम्बडा मैक्सिमम विजिबल रेंज में पहुंचा है। तो पूरा ग्रुप एजो प्लस बेंजीन जो है वो बेस्ट आंसर है इसका। एजो प्लस बेंजीन जो है वो रेस्पॉन्सिबल होंगे कलर के लिए, केवल एजो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ये ध्यान रखना। वैसे केवल एजो जो है वो कैपेसिटी रखता है कलर की, लेकिन एजो डाइज में ये पूरा ग्रुप रेस्पॉन्सिबल है। ऑक्सोक्रोम इंटेंसिटी बढ़ाता है, कलर देने का काम नहीं करता। ठीक है, ये एजो डाइज का क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे 2014 वाले क्वेश्चंस में, बस 2-3 सवाल और हैं। क्या पूछा है, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की बाल्जी शीमान अभिक्रिया क्या है। बाल्जी शीमान ये होती है, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट HbF4 पहले सॉल्ट बदलता है, BF4 का सॉल्ट बनता है, और इसे जब आप हीट करते हैं तो फ्लोरोबेंजीन बनता है, N2 और BF3 निकलता है। मैकेनिज्म क्या कहता है, N2 जाएगा और कैटायन बनेगा और BF4 माइनस फ्लोराइड माइनस सप्लाई कर देगा, तो N2 निकला, F माइनस जुड़ा, सब्स्टिट्यूशन का केस। पहले N2 निकलता है, आपने पढ़ा होगा इस केस के अंदर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी कि डाइएजोनियम सॉल्ट में N2 एक बहुत ही बेहतरीन लिविंग ग्रुप है, तुरंत निकलता है स्लो स्टेप में, एराइल कैटायन बनता है। अब यदि कोई मेटल डाले तो रेडिकल बनेगा, वरना सीधे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाता है। तो बाल्जी शीमान में ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और ये SN1 से हो रहा है, इसे कहते हैं हम ARSN1, पूरी रिएक्शन का नाम। तो ऐसा ऑप्शन देख लो, SN1, E1, E2, SN2, ये तो केवल यही दिख रहा है, ससेप्टिबल ऑप्शन ए आंसर आ गया इसका निकल के। किससे होगा ये, इसका आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी, ये है क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, ये था क्वेश्चन नंबर 22 और ये है क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पॉलीमर केमिस्ट्री का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। पॉलीमर केमिस्ट्री का केस है भैया, पॉलीमर से है, नियोप्रीन बिल्कुल यही होता है, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड बिल्कुल यही होता है, नाइलॉन 66 ये गलत है। यहां तक तो सही था, क्योंकि एक होता है हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन और एक होता है एडिपिक एसिड।
तो पॉलीएमाइड होता है, लेकिन यहां एस्टर गलत डाल दिया, इसका मतलब ये गलत है। और PMAA पॉलीमिथाइल मैथ एक्राइलेट ये भी सही है। तो स्टूडेंट आपसे क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है? तो भैया सही तो सी वाला नहीं है, सी को टिक करो, सी इज द करेक्ट आंसर। यहां पहचान में आया, यहां तक तो सही था। ये पॉलीमर केमिस्ट्री का केस हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। आयोडीन का टिंक्चर, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, देख लो ये सवाल भी, इस तरह के सवाल भी आते हैं। टिंक्चर ऑफ आयोडीन, तो स्टूडेंट ये टिंक्चर ऑफ आयोडीन जो है ये एक एंटीसेप्टिक है, तो ये ड्रग केमिस्ट्री से आ गया एंटीसेप्टिक। आयोडीन खुद भी येलो कलर की होती है, सॉलिड होता है आयोडो जो है, और सॉरी आयोडीन जो है ना, आयोडीन नहीं, आयोडो फॉर्म की बात कर रहा हूं। आयोडो फॉर्म जो होता है CHI3 वो भी एक एंटीसेप्टिक की तरह काम आता है। आयोडीन भी एक एंटीसेप्टिक होता है, और टिंक्चर ऑफ आयोडीन तो है वो बहुत बेहतरीन एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। तो एंटीसेप्टिक जो है हमें पता है ना, स्किन वगैरह पे काम आते हैं, त्वचा के कटने पर, छिल जाने पर, घाव हो जाने पर त्वचा पर, स्किन पर, तो ये काम करते हैं एंटीसेप्टिक्स जो होते हैं, है ना। अब देखो एंटीसेप्टिक तो है, पर टिंक्चर ऑफ आयोडीन, आयोडीन तो होना ही होना है, तो ये तो कट गया। आयोडीन वाले ऑप्शन 3 है। आयोडीन का जलीय विलयन नहीं होता है, ये आपको स्ट्राइक करना था कि आयोडीन के साथ पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड का सॉल्यूशन होता है, लेकिन ये कैरेक्टराइज्ड होता है एल्कोहलिक सॉल्यूशन में। अब चुन लो इसको, एक्वस कट गया, एक्वस कट गया, एल्कोहलिक सॉल्यूशन विद NaI, सी इज द करेक्ट आंसर, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ठीक है, ये बात हो चुकी है टिंक्चर ऑफ आयोडीन वाले केस की। आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट बात करिए। ओके, यूवी का लास्ट केस है स्टूडेंट, हमारा लास्ट केस है ये। इसके बाद ये वीडियो कंप्लीट हो चुका होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ठीक है ना। ध्यान रखना, यूवी का केस है, अल्ट्रा वायलेट का, और वो भी क्या पूछा है, लैम्डा मैक्सिमम का मान होगा। वुडवर्ड फाइजर रूल को फॉलो करना है। वुडवर्ड फाइजर रूल में आप क्या देखते हो, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड इनॉन का केस है, बेस वैल्यू लेते हो, बेस वैल्यू, ये तो टिपिकल भैया, ये लेवल बाहर पहुंच गया है, इनॉन तक पहुंचा दिया लेवल। वैसे BSc में डाला हुआ है, गलत नहीं है, इनॉन लेवल BSc में भी है, लेकिन इससे पहले डाइइन लेवल था, वहां से भी उठ सकता था वुडवर्ड फाइजर का, और भी पहले के कई लेवल थे, ये हाईएस्ट लेवल पे आ गया डायरेक्ट। 6 मेंबर्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड इनॉन के लिए बेस वैल्यू होती है 215, ए साइक्लिक के लिए भी 215 होती है। कॉन्जुगेशन का एक्सटेंशन हुआ 1 2, 2 बार एक्सटेंशन हुआ कॉन्जुगेशन का, 2 एक्सटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन, 60 नैनोमीटर जोड़ोगे, एक के लिए 30 जोड़ते हो, 2 के लिए 60 जोड़ोगे। फिर आप देखो, इसके बाद हमें क्या देखना होता है, सब्स्टिट्यूएंट्स इंक्रीमेंट करते हैं हम, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा, और आगे चलो तो देखो, क्योंकि कॉन्जुगेशन एक्सटेंशन जहां तक है वहां तक आप सब्स्टिट्यूएंट देखो, एक बीटा पर है, एक ओमेगा पर है, और 3 और 4 यहां पर है। तो बीटा के लिए 12 नैनोमीटर जोड़ते हैं, और डेल्टा और हायर के लिए 18 जोड़ते हैं। तो हायर में 1 2 3, 3 के लिए, हायर के लिए 3 हायर्स एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के लिए आप 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 54 आ जाएगा। ठीक, और फिर आप देखोगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो ये देखो स्टूडेंट्स, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड जो है, इस ये रिंग है, ये बी, ये सी, बी रिंग के लिए ये डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक, और बी ही रिंग के लिए ये डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक। फॉर 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आप जोड़ोगे 10 नैनोमीटर। तो अब क्या क्या जोड़ लिया हमने, बेस वैल्यू जोड़ दी, क्योंकि होमो एन्युलर डाइइन है नहीं, इसलिए हमने 39 नैनोमीटर नहीं जोड़े। हेट्रो एन्युलर है, बस एक्सटेंशन हमने जोड़ दिया कॉन्जुगेशन का, 30 और 30 60 नैनोमीटर एक्सटेंशन के, सब्स्टिट्यूएंट्स के जोड़ दिए हमने, एक्सोसाइक्लिक का हो गया, बस अब कुछ नहीं बचा, ऑक्सोक्रोम कुछ है नहीं, सीधा जोड़ दो 351 नैनोमीटर। ये वुडवर्ड फाइजल के अकॉर्डिंग थी, जो ऑप्शन नंबर ए था, आंसर निकल के आ गया।
दैट्स ऑल। ये अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी वुडवर्ड फाइजर का केस था और ये हमारा वीडियो हो चुका है कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। ये आप लोगों को क्राइटेरिया दे रहा है कि कैसा लेवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है। ये मान के चलना इससे ज्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा लेवल, इससे बढ़ के ही आएगा। दैट मीन्स आप लोगों को गाइडेंस की रिक्वायरमेंट तो 100% पड़ेगी भैया, और प्रॉपर गाइडेंस की, एक्सपीरियंस्ड गाइडेंस की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी इस लेवल से गुजरने के लिए। लेवल बढ़ेगा, हो सकता है सिलेबस ही थोड़ा अपडेट हो जाए इस बार वाली आरपीएससी के अंदर जो है, तो इसलिए बेहतरीन तैयारी करें। लेवल आपके सामने मैंने बता दिया है और अब आप लोगों को मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, तो गुड बाय स्टूडेंट्स।